प्यारे बच्चों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज आपको इस कक्षा 11 की यूनिट 5 में लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में से आपको ऊष्मा रसायन के विषय में पढ़ाया जाएगा। ऊष्मा रसायन क्या होता है, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आपको ऊष्मा रसायन के अंतर्गत बताई जाएंगी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से बोर्ड का एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आता, परंतु होम एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट नंबर 5 कक्षा 11 का चैप्टर है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप अब शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर नंबर 2 में जो है आप शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है। तो बच्चों, ऊष्मा रसायन में आपको क्या पढ़ना? ऊष्मा रसायन, ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन में आप पढ़ेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या? ऊष्मा रसायन। तो ऊष्मा रसायन क्या होता है? ऊष्मा रसायन वह क्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उन्हें बोलते हैं ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन में पहला टॉपिक आता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? किन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिनमें क्या होती है? जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिनमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, क्या कहलाती हैं वे? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जिनमें ऊष्मा क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा। सी क्या बन जाएगा? CO प्लस H2 माइनस 131.4 कैलोरी। इसे किलो जूल का हो जाए। तो इसमें ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। अब इसे हम लिखते इस प्रकार से हैं, CO प्लस H2, और इस ऊष्मा को हम लिखेंगे इस रूप में, डेल्टा H प्लस 131.4। जो पुरानी विधि थी, जो पुरानी की बुक थी, तो उनमें इस प्रकार से लिखा जाता था, परंतु जो अब नई विधि है, नया मेथड है,
विधि में इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये कौन सी होती हैं? वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिनमें क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O प्लस 572.4। परंतु अब नया मेथड ये कहता है कि इन्हें आप इस प्रकार से लिखिए, डेल्टा H इक्वल टू माइनस ये कहता है नया मेथड कि आप इन्हें इस प्रकार लिखिएगा। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को मैंने आपको समझाया। तो ऊष्मा शोषी कौन सी थी? जिनमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, वे कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और जिनमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब आती है बेटे अभिक्रिया ऊष्मा। अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है? किन्हें बोलते हैं अभिक्रिया ऊष्मा? तो अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है बच्चों? ऊष्मा की वह मात्रा जो संतुलित अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों के अभिक्रिया करने के कारण उत्सर्जित या अवशोषित होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक अणु अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक अणुओं के कारण जब कोई ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया करने से या तो ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा की मात्रा अवशोषित होती है। तो उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। हम अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कारण ऊष्मा
उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कारण ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है तो उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली ऊष्मा को अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। अब आती है बच्चों इसके बाद संभवन ऊष्मा। क्या आती है? संभवन या उत्पादन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा कह दो या एंथैल्पी कह दो, एक ही बात है। ऊष्मा या एंथैल्पी एक ही बात है। ये क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर अपने मूल तत्वों से एक मोल यौगिक बनाने में, ताप होना चाहिए निश्चित, जो उसके मूल तत्व हैं उन तत्वों से एक मोल यौगिक बनाने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उस एंथैल्पी परिवर्तन को यौगिक की संभवन या संभवन ऊष्मा या संभवन एंथैल्पी कहते हैं। संभवन ऊष्मा या संभवन एंथैल्पी कहते हैं जब किसी स्थिर ताप होना चाहिए तो कोई तत्व अपने मूल तत्वों से कोई यौगिक बनाता, किसी यौगिक का एक मोल बनाता है तो उस एक मोल को बनाने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है उसी को बोलते हैं उसकी संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा। जैसे Fe ने रिएक्शन करी सल्फर से, दोनों सॉलिड हैं तो इनकी रिएक्शन से बना FeS। यहाँ पर जो संभवन ऊष्मा आई फॉर्मेशन वो आई -100.5 किलो जूल। ये इसकी संभवन ऊष्मा है। क्या है इसकी? ये संभवन ऊष्मा। हाफ H2 की रिएक्शन हाफ Cl2 से कराई तो यहाँ HCl बना तो डेल्टा जो फॉर्मेशन हुआ हीट का -92.5। ये इसकी क्या है? संभवन ऊष्मा है, यानी आप संभवन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। इसी प्रकार H2 संभवन ऊष्मा H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या बन गया इससे? लिक्विड। तो डेल्टा H कितना हुआ? डेल्टा HF क्या है इसकी? डेल्टा HF जो भी आएगा वो इसकी क्या है? संभवन ऊष्मा। क्या है इसकी? ये संभवन ऊष्मा। जो भी x, y, z किलो जूल आई क्या कराएगी इसकी? ये संभवन ऊष्मा।
तो संभव ऊष्मा ये होती है बच्चों। अब आता है इसके बाद दहन ऊष्मा। दहन हीट ऑफ कंबशन। दहन ऊष्मा क्या होती है प्यारे बच्चों? जो दहन ऊष्मा है ये होती है, दहन एंथैल्पी कह सकते हो ऊष्मा को आप, किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन या वायु के आधिक्य में पूर्ण रूप से जला देने पर। देखो कोई भी पदार्थ हो, ऑक्सीजन या वायु के प्रेजेंस में ही वो जलता है और बिना उसके वो नहीं जलता है। तो किसी पदार्थ के एक मोल को वायु की अधिक्य या ऑक्सीजन की अधिक्य में जला देने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उस एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उसकी दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक मोल लिया हमने और इसमें ऑक्सीजन बर्न से जस्ट बर्न कर दिया, क्या बन गया? CO। तो इसकी दहन ऊष्मा कितनी आई? डेल्टा C का कंबशन -110.5 किलो जूल। अब हमने कार्बन में और ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी, तो इससे बन गई CO2। तो डेल्टा HC बन जाएगा यहाँ पर -394.12 किलो जूल। तो ये यहाँ पर पहली अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कार्बन का पूर्ण दहन नहीं हुआ था, क्या होता? अपूर्ण दहन हुआ था। और दूसरी अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कार्बन का पूरा दहन हुआ है। तो पहली अभिक्रिया में कार्बन का अपूर्ण दहन हुआ था, तो एंथैल्पी -110.5 किलो जूल आई। और दूसरे अभिक्रिया में कार्बन का पूर्ण रूप से दहन हो रहा है, तो पूर्ण रूप से दहन होने के कारण एंथैल्पी जो आई इसकी वो आई -394.12 किलो जूल सेकेंड अभिक्रिया में। कार्बन की जो मानक एंथैल्पी आएगी तो वो ये मान्य होगी, ये मान्य नहीं होगी। तो कार्बन की मानक एंथैल्पी -394.12 किलो जूल 12 ये मान्य है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से दहन हुआ ही नहीं। परिभाषा ये कहती है कि किसी भी पदार्थ के मोल का वायु या ऑक्सीजन की अधिकता में पूर्ण रूप से दहन कर देने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह उसका दहन ऊष्मा, दहन एंथैल्पी कहलाती है। तो पहली अभिक्रिया में आपने देखा, इस अभिक्रिया में कार्बन का दहन तो हुआ परंतु कंप्लीट रूप से नहीं हुआ, पूर्ण रूप से दहन नहीं हुआ है, इसलिए एंथैल्पी आई -110.5 किलो जूल। और दूसरे अभिक्रिया में आपने देखा कार्बन का पूर्ण रूप से दहन हुआ है और इसका कंप्लीटली कंबशन होने की वजह से जो एंथैल्पी आई है -394.12 किलो जूल आई है। कंप्लीट दहन करने पर जो एंथैल्पी आती है वह होती है उसकी मानक एंथैल्पी। तो कार्बन की क्या है? -394.12 किलो के जूल। अब और एग्जांपल देखिए, CH4 का हमने इसका दहन कर दिया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की सहायता से। तो यहाँ पर इससे बना, कार्बन से क्या बना? CO2 प्लस क्या बना? 2H2O। तो डेल्टा CH क्या हुआ? -890 किलो जूल। आपने ले लिया। तो मेथेन की दहन ऊष्मा कितनी आई? ये मेथेन की दहन ऊष्मा है। फिर आया एग्जाम्पल एक और देखिएगा, C6H12O6 का
कंबशन किया गया तो इससे हुई 6 CO2 बने, 6 वाटर बने, और डेल्टा सी जो आया वो आया -29 किलो जूल। ये सब क्या है इसकी? ये सब इसकी दहन एंथैल्पी है। तो क्या है इसकी? ये दहन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों, व्यक्ति को भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति भोजन करता है तो उसे ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज का जब बॉडी में व्यक्ति काम करता है बॉडी से अपनी, तो उस ग्लूकोज का बर्न होता है और उससे जो है इतनी ऊर्जा हमारी बर्न हो जाती है। कम से कम व्यक्ति को 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, तभी वह अपना जीवन में पूरे दिन का वर्क कर पाता है। अब जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की जो रसोई गैस होती है उसका जो मुख्य घटक है वो होता है बच्चों C4H10। ब्यूटेन होता है मुख्य घटक उसका, C4H10 ब्यूटेन उस गैस का मुख्य घटक है। और इसका कर दिया हमने कंबशन। जब वो गैस जलती है तो उसके जलने से जो ऊष्मा निकलती है, जो भोजन बनाने काम आती है, वो कितनी होती है? वो होती है डेल्टा H डेल्टा CH इक्वल टू -3190 किलो जूल। तो जब ब्यूटेन गैस, जो LPG गैस घर में होती है, उसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। और जब ब्यूटेन गैस का कंबशन होता है तो इतनी ऊष्मा का दहन होता है। बच्चों, इसके बाद आती है विलियन की ऊष्मा या विलियन एंथैल्पी। ये क्या होती है? किसी पदार्थ के मोल को जल में घोलने पर, विलय कर देने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उसकी विलयन एंथैल्पी कहते हैं। किसी पदार्थ के कौन से मोल को? एक मोल को विलियन एंथैल्पी क्या होता? जब हम कोई पदार्थ है उसके एक मोल को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसकी विलियन एंथैल्पी। KCl है, सॉलिड होता है, हमने इसे वाटर में घोल दिया, एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया, तो बन गया KClAQ। क्या बन गया ये?
तो KCl AQ क्या कहलाएगा इसकी, तो KCl AQ जो होया तो डेल्टा सॉल्यूशन H जो आया बेटे ये आया +18 किलो जूल। कॉपर सल्फेट है, सॉलिड होता है, AQ में घोल दिया, ये बन गया कॉपर सल्फेट। इसकी जो विलियन एंथैल्पी आई कितनी आई, -66.5 किलो जूल। MgSO4 है। इसे हमने वाटर में घोल दिया, इसके 1 मोल को घोलने के बाद ये बन गया MgSO4 AQ। सॉल्यूशन आ गया बेटे निकल के यहाँ पर -84.9 किलो जूल। तो इसकी जो विलियन एंथैल्पी है ये KCl की, कॉपर सल्फेट की, MgSO4 के 1 मोल को जब पानी में पूरी तरह घोल देते हैं, उसी घोलने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उस एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उस एंथैल्पी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विलियन ऊष्मा कहते हैं। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है बच्चों, विलियन ऊष्मा। इसके बाद आता है बच्चों विलियन ऊष्मा के बाद विलियन ऊष्मा हो गई। और विलियन ऊष्मा के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पर ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। पढ़ने से पहले एक चीज आप और पढ़ेंगे यहाँ पर, ऊष्मा रसायन के नियम में। अब आप शुरू करेंगे यहाँ से ऊष्मा रसायन के नियम। क्या शुरू करेंगे यहाँ से अब आप, ऊष्मा रसायन के नियम। पर ऊष्मा रसायन के नियम जब शुरू करेंगे तो उसमें उससे पहले आप एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसे बोलेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। ये आपका छूट गया वो भी, इसे पढ़ लीजिए पहले। उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है बच्चों, उदासीनीकरण ऊष्मा वो होती है जब किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार लेते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक भार क्या लेते हैं, अम्ल, और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्या लेते हैं, क्षार। जब 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार लेते हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार मिलाने पर जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। तो 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार को एक साथ मिलाने पर जो उदासीनीकरण के समय ऊष्मा परिवर्तन होता है उसी ऊष्मा परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। बच्चों हमने ले लिया HCl प्लस KOH, ये अम्ल क्षार है, तो ये बन गया KCl प्लस H2O। दोनों ही प्रबल अम्ल हैं, दोनों में एक प्रबल अम्ल है और दूसरा प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को जब मिलाएंगे तो इनसे एक बनेगा लवण और क्या बनेगा, जल। इसमें फिक्स होती है 13.7 किलो कैलोरी, फिक्स रहती है ये। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की फिक्स रहती है, HNO3 प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, फिर बन जाएगा NaNO3 प्लस H2O। तो इनकी भी प्लस का 13.7 किलो कैलोरी। मतलब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव स्थिर रहता है। अगर इनमें से कोई भी दुर्बल है, एक भी अम्ल हो या क्षार कोई से दुर्बल हो, तो उसकी उदासीन ऊष्मा बदल जाएगी। माने सपोज करो
यहाँ पर हमने अम्ल ले लिया CH3COOH, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल, और इसमें ला दिया हमने क्या, KOH, क्या बन जाएगा CH3COOK प्लस H2O। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13.7 किलो कैलोरी से कम। हमेशा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है, और जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार नहीं होते हैं, एक भी प्रबल है या दोनों दुर्बल हैं, तो उनकी वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी से कम होती है। उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, परंतु प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों की वैल्यू फिक्स रहती है, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का पूर्ण रूप से जलावरण पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं ये। अब आता है बच्चों स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं बच्चों? जो प्रक्रम बिना किसी बाह्य सहायता के स्वतः होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। तो कौन से होते हैं? जो बिना किसी सहायता के स्वतः होते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। जैसे नमक का जल में घुलना। नमक को आपने पानी में डाल दिया, अब पानी में डालकर आप कुछ मत करिए, हट जाइए, धीरे 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 नमक पानी में स्वतः घुलती रहेगी। तो स्वतः हो गया नहीं हो गया? चीनी का जल में घुलना। आपने चीनी ली और जल में डाल दी, जैसे ही चीनी को लेकर जल में डाला तो स्वतः घुलती 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 चली जाएगी, तो हो जाएगा स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, आइस होती है, आइस का टुकड़ा लीजिए आप, रख दीजिए, वो धीरे धीरे पिघलता चला जाएगा, उसे बोलते हैं बर्फ का पिघलना। जल का वाष्पन। नदियों में भरा हुआ जल लगातार वाष्पित होता रहता है, स्वतः हो रहा है, बिना बाह्य कार्य के हो रहा है। HCl द्वारा NaOH का उदासीनीकरण। आप HCl में NaOH डाल दीजिए, तो ये क्रिया स्वतः ही उदासीन हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? HCl द्वारा NaOH का उदासीनीकरण। क्या है ये? स्वतः प्रक्रम है। और देखिएगा एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है इसके। छठा, आप जिंक लीजिए और जिंक को आप कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। ये स्वतः प्रक्रम है। ये भी क्या है? स्वतः प्रक्रम है। गैसों का विसरण हो जाना स्वतः प्रक्रम है। परासरण स्वतः प्रक्रम है। परासरण क्या है? स्वतः होता रहता है, तब क्या है? ये स्वतः प्रक्रम है। अब दूसरा आता है, बच्चों स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। दूसरा कौन सा होता है? स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। अच्छा, ये गैसों का मिश्रण कैसा प्रक्रम है? गैसों का विसरण, ये भी स्वतः प्रक्रम है। लगातार गैसें विकसित होती रहती हैं। नम
उच्च ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह कैसा है? सतह प्रक्रम है। ये भी नदियों का पहाड़ से मैदान की ओर प्रवाह, नदियों का पहाड़ से मैदान की ओर प्रवाह कैसा है? स्वतः प्रक्रम है। सब कैसे हैं ये सब स्वतः प्रक्रम है। अब आता है बच्चों इसके बाद स्वतः के बाद स्वतः अपरिवर्तित, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। ये क्या होता है? स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होते हैं जो स्वतः नहीं होते, उन्हें एक बार शुरू करना पड़ता है और जब तक उन पर बाह्य बल कार्य करता रहेगा वो लगातार होते रहते हैं, होते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। जैसे स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम में आपने देखा कि जल का विद्युत अपघटन, तो जल का विद्युत अपघटन तब तक होगा जब तक उसमें विद्युत प्रवाहित होती रहेगी। विद्युत क्या होती रहेगी? प्रवाहित होती रहेगी। जब तक अपघटन होता रहेगा, जब तक उसमें विद्युत प्रवाहित होती रहेगी। फ्रीज रहता है, फ्रीज से बर्फ का जमना, फ्रीज में बर्फ का जमना, जब तक फ्रीज में विद्युत का प्रवाह होता रहेगा, बर्फ जमता रहेगा, रक्त का स्कंदन होना, पेड़ से फल टूटकर सदैव नीचे गिरता है, ये सब क्या है? या कुएं से पानी का निकालना, जब तक कुएं में मोटर चलती रहेगी पानी लगातार बाहर निकलता रहेगा, कुएं से पानी का निकालना। कुएं से जल बाहर निकालना, जब तक कुएं में मोटर चलती रहेगी वो जल बाहर निकलता रहेगा। तो क्या है वे? और ये सब क्या होते हैं? सब ये अनुत्क्रमणीय होते हैं बच्चों। पहले वाला उत्क्रमणीय है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम और स्वतः अपरिवर्तित ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगर साइकिल के टायर में कोई छिद्र हो जाए, पंचर हो जाए, तो उससे वायु लगातार बाहर निकलती रहती है। पंचर होने के बाद तो वो क्या है? क्या वापस आ सकती है उसके अंदर? वो अस्वतः है। इसके अलावा स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम हो गए। और अब जो है अगली टॉपिक चलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा जो ये ऊष्मा रसायन के नियम है। तो ऊष्मा रसायन के सभी नियमों को आपको अगले लेक्चर नंबर 3 में यूनिट 5 ऊष्मा रसायन में पढ़ा दिया जाएगा। तो बच्चों अब आपने जितना इस लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, इस सब को आप तैयार कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और जब भी यदि कोई आपको इसमें दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मैसेज देकर हमें बता सकते हैं और हम उसका तुरंत निवारण करेंगे। और जब तक आपको क्लियर चैप्टर टॉपिक ना हो जाए तो आप लोग इसे कोशिश करिए समझने की, सीखने की, और अच्छे से अच्छे एग्जाम लाइए। ऐसी मुझे उम्मीद है यदि आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में तो ये क्वेश्चन चैप्टर नहीं आता है, परंतु ये चैप्टर होम एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। तो जब तक आप लोग इसे तैयार करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ठीक है बच्चों, आज ये लेक्चर यहीं पूरा होता है।
अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें आपको पढ़ाए जाएंगे ऊष्मा रसायन के नियम। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।